नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया। मध्य प्रदेश में 5 मंत्रियों के भरोसे सरकार चल रही है। कई बार हलचल तेज हुई, कयास लगे, कुछ तारीखें भी आती रहीं कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन हुआ नहीं। हर गुजरते दिन के साथ सवाल और दबाव बढ़ता भी गया कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, किन किन को उसमें जगह मिलेगी। इन सब के बीच में सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफा देने से खाली हुई 22 सीटों समेत कुल 24 सीटों पर उपचुनाव है। तारीखें भले ही अभी नहीं आई, लेकिन उपचुनाव की तैयारी है। सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें हैं। और इन हालात में जब एक तरफ कोरोना संकट है, उससे उपजी स्थिति है, और दूसरी तरफ उपचुनाव की चुनौती है, क्या इसके पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा? क्या ये इतना जरूरी है? ये दबाव, ये जल्दबाजी आखिर क्यों है? ये भी एक सवाल उठ रहा है। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन। क्या नाम होंगे, क्या नहीं होंगे, केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको तय करेंगे और जो आवश्यकता मध्य प्रदेश के लिए होगी वो जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी इसका विस्तार यहाँ पर। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो जल्द आने वाली तारीख आएगी कब? निश्चित रूप से होने चाहिए। ज़्यादा अच्छे लोग आएंगे, सभी का दिमाग अलग अलग काम करेगा, सभी लोग जो है अपनी अपनी विशेषताएं बताएंगे। जिस विभाग में जो लोग जाना, जिसमें विशेषता रखते हैं, अपना अनुभव ज़्यादा है, उनको आना चाहिए और सब लोग अपने टीम के हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश में बीते 4 महीने का सियासी घटनाक्रम देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके 28 दिन बाद 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल में 5 सदस्यों को शपथ दिलाई और आज पूरे 66 दिन बीत चुके हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान 5 मंत्रियों के सहारे ही पूरे प्रदेश का राजकाज शिवराज चला रहे हैं। इस बीच कई बार मंत्रिमंडल विस्तार के दावे हुए, तारीखों के बारे में अटकलें लगी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अब भी प्रतीक्षित है। बड़ा सवाल ये कि जब 66 दिन तक महज 5 मंत्रियों के सहारे सरकार चलाई, तो उपचुनाव तक नए मंत्रिमंडल की जरूरत क्यों है? जाहिर तौर पर यदि अगले 76 दिन तक 5 मंत्रियों के सहारे ही सरकार चलाई जाती है तो आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार को एक बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि विस्फोट होने के डर से मंत्रिमंडल विस्तार करने से कतरा रहे हैं। वो अच्छी तरीके से जानते हैं श्रीमान 1008 शिवराज चौहान कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया, इतना बड़ा रिवोल्ट होगा, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि उस विस्फोट की धमक से पूरी भाजपा और शिवराज धराशायी हो जाएंगे। इसलिए भाजपा विस्तार करने से डर रही है। वैसे सिंधिया के साथ विधायकी छोड़कर आए 22 नेताओं को उम्मीद नहीं होगी कि उन्हें इतने दिनों तक विधायक पद से दूर रहना होगा। इनमें से कुछ तो तत्कालीन सरकार में मंत्री भी थे। जाहिर तौर पर इनके दिल में मंत्री बनने की ख्वाहिश जोर मार रही है। कोरोना संक्रमण के अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा। फिर चाहे वो सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देना हो, जातिगत और क्षेत्रीय आधार पर चयन करना हो, या फिर अपने नेताओं की नाराजगी को थामना हो। हालांकि बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उन्हें मौका भी मिलेगा। कहीं ना कोई असमंजस है, ना कहीं कोई पैच है। भारतीय जनता पार्टी में एक समन्वय की प्रक्रिया है। उस समन्वय में पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सबसे बातचीत करके निर्णय होता है, तो जल्दी निर्णय होगा। मैं बहुत छोटा कहा करता हूँ पार्टी का। किसी वरिष्ठ अगर नेता से या माननीय मुख्यमंत्री जी से या प्रदेश अध्यक्ष जी से या राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश के जो प्रमुख नेतृत्व है, उनसे अगर इस विषय में चर्चा करें, मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा।
शिवराज सरकार का पहला विधानसभा सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक बुलाया गया है, लेकिन इसमें भी ज्यादा औपचारिकताएं वित्तीय कार्य संपादित करने को लेकर होंगी और इसके लिए ज्यादा मंत्रियों का होना आवश्यक नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि क्यों ना उपचुनाव तक मंत्रिमंडल विस्तार को रहने दिया जाए। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो अब यहाँ 3 सवाल हैं कि जब कोरोना संकट काल में बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी साथियों के साथ काम करने की, तब केवल अकेले काम करते रहे शिवराज, बाद में केवल 5 सदस्य इसमें जुड़े और अब जब उपचुनाव हैं तो इसके पहले ये दबाव आखिर क्यों दिखता है कि उपचुनाव के पहले पहले मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या जो विपक्ष का आरोप है कि अगर आपने मंत्रिमंडल विस्तार किया तो विस्फोट की स्थिति बनेगी, क्या इस बात का दबाव है। और तीसरी बात यह कि इससे प्रदेश की जनता को क्या हासिल होने वाला है इस दौर में जबकि आप बाकी सारे खर्चों में कटौती कर रहे हैं। इन तीनों सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से उमंग सिंघार साहब जुड़े हुए हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, सीनियर लीडर हैं। चिंतामणि मालवी साहब बीजेपी की तरफ से जवाब देंगे। नमस्कार आपको, आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। और तीसरा जो नाम हमारे साथ आज जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सियासत पर पैनी नजर रखते हैं, चैतन्य भट्ट साहब। नमस्कार भट्ट साहब, आपको भी स्वागत है, आपका भी इस मंच पर। जबलपुर। सबसे पहले चिंतामणि मालवी जी, आप ही से सवाल है, जब इतना वक्त गुजर गया तो फिर उपचुनाव के पहले ही ऐसी क्या जल्दबाजी है, ऐसा क्या दबाव है कि मंत्रिमंडल विस्तार होना ही चाहिए। ये एक तरफ से कहा जा रहा है कि जो आए हैं आपके साथ शामिल हुए हैं उनके साथ में शायद ये करार है कि आप उन्हें पहले मंत्री बनाएं फिर वो चुनाव मैदान में जाएं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कार्य संपादन की दृष्टि से किया जाता है और उसकी आवश्यकता निश्चित रूप से है, लेकिन मंत्रिमंडल सर्व समावेशी भी होना चाहिए और उसमें सबका समन्वय, सबका संतुलन, सबसे बातचीत। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में समय लगता है। हम अभी अभी कोरोना की एक महामारी से उबर रहे हैं, अभी पूरी तरह उबरे भी नहीं है। इसलिए इस तरह की यह भी कहना कि इतना समय हो गया मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अब समय आया है, बातचीत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जल्द ही सर्व समावेशी और अच्छा मंत्रिमंडल, एक सक्षम और कार्यकुशल मंत्रिमंडल इस प्रदेश को मिलेगा, जिससे इस प्रदेश का विकास ठीक से गति पकड़ सके। 2 आरोप हैं विपक्ष के, उन पर मैं सवाल पूछ चुका हूं, फिर दोहराता हूं। अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो विस्फोट की स्थिति बनेगी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। दूसरा आरोप है कि उनसे जो पार्टी में शामिल हुए करार किया गया कि चुनाव मैदान में जाएं, उसके पहले उनको मंत्री बना दें, कम से कम जो मंत्री थे उनमें ज्यादा चर्चा। देखिए, दोनों विरोधाभासी बातें और मुझे लगता है कांग्रेस खुद तय नहीं कर पा रही कि कौन सा आरोप लगाए। पहला आरोप तो उनका अपना अनुभव है कि माननीय कमलनाथ जी ने पूरे 15 महीने तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया और सबको लॉलीपॉप देते रहे कि अब विस्तार करेंगे, अब विस्तार करेंगे, अब विस्तार करेंगे। ये वास्तव में उनके अनुभव का कथन है, इसमें नया कुछ नहीं है। और जहां तक ये कहना कि दबाव पड़ रहा है, जो दूसरा आरोप लगाया जा रहा है कि दबाव पड़ रहा है इसलिए जो है मंत्रिमंडल बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्वाभाविक रूप से सुचारू प्रशासन चलाने के लिए, सुचारू शासन व्यवस्था चलाने के लिए मंत्रियों की आवश्यकता है और जिसका निर्धारण होने की प्रक्रिया में है। चलिए, उमंग सिंघार साहब, क्या विपक्ष कंफ्यूज है कि क्या आरोप लगाएं? और दूसरी बात यह कि जो बार बार कहा जा रहा है कि कोई दबाव नहीं है, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर विस्तार हुआ तो विस्फोट की स्थिति बनेगी, तो आपके तजुर्बे को कटाक्ष किया गया, उत्तर दें हर बात का। देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि सरकार बनती है जनता के लिए, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार बनी, लेकिन प्रदेश की जनता जानना चाहती कि हमारे काम करने वाले कौन लोग हैं, ये अफसर है कि जनप्रतिनिधि है। एक चीज। दूसरी चीज महत्वपूर्ण है कि इनकी सरकार में इतने मतभेद है, विपक्ष की बात तो दूर, ये नरोत्तम मिश्रा जी सरकार चला रहे हैं कि BD मिश्रा जी सरकार चला रहे हैं कि शिवराज सिंह जी सरकार चला रहे हैं। एक चीज ये, इस स्थिति के अंदर, और तीसरा भी, चौथे एक आ गए सिंधिया जी, तो सिंधिया जी का गुट अलग है। तो इस समन्वय की जो भाजपा बात करती है, तो समन्वय तो दिख नहीं रहा। अगर समन्वय दिखता तो ये कब से मंत्रिमंडल बन जाता। तो बगैर समन्वय के अब ऐसी स्थिति हो रही कि एक को बनाया, दूसरा भागे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाजपा में जो 3-4 टाइम का MLA हो जाता है, उसके बाद उसको टिकट नहीं देते।
तो क्या मंत्रिमंडल बनाएंगे उन मंत्रियों को, सीनियर को, कि नए युवाओं को लेंगे? ये तो भाजपा को तय करना है, कांग्रेस को तय नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है अभी इस समय जब उपचुनाव की स्थिति है, तब उस समय इनको मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस की मांग रही कि इस आपदा काल में आप अकेले क्यों सरकार चला रहे हैं, आपको कामकाज में साथियों की आवश्यकता है, विभागों को मंत्रियों की आवश्यकता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपदा काल में और जनता के लिए इनको मंत्रिमंडल बनाना चाहिए, ना कि अपनी आपस में बंदर बाट के चक्कर में जो नहीं बना पा रहे उसको पर्दे में पीछे छुपाने में बार बार कांग्रेस का नाम लेते। भाई आपको बनाना, आज बनाइए, आपका निर्णय, क्या परेशानी है? आप क्यों नहीं बनाना चाहते? चिंतामणि जी, क्या परेशानी, क्यों नहीं बनाते जब हर विभाग को एक मंत्री चाहिए ताकि कुशलता से विभाग काम करें? क्यों इतना विलंब है? देखिए, मैंने प्रारंभ में कहा कि इतने समय तक जैसे ही सरकार बदली, परिवर्तन हुआ और इस जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बैठी और उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी महामारी थी और जिससे बहुत कुशलता से मध्य प्रदेश सरकार ने निपटा। उसको जो है आज देखिए कि मध्य प्रदेश के हालात बेहतर हैं, तो सारा ध्यान फिर गेहूं का उपार्जन, फिर इस तरह के जो बड़े काम साल में एक बार होते हैं उसमें सरकार लगी। अब ये कि साहब मंत्रिमंडल क्यों नहीं गए? इतने से जब स्वाभाविक रूप से कि लॉकडाउन काल में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सकता, अब समय आया है कि विस्तार हो, इसलिए उसके लिए चर्चा चल रही है। और चर्चा से ही कोई एक व्यक्ति का तो तय करना नहीं है कि शिवराज सिंह जी, ये ठीक है कि उनका अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और इसलिए सबसे समन्वय की बात हो रही है और सबका सब तरह के प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में आ जाए, इसकी चिंता हो रही है। तो एक अच्छा मंत्रिमंडल देने की कोशिश में समय तो लगता ही है, लेकिन मंत्रिमंडल बनेगा और बहुत जल्दी अच्छा मंत्रिमंडल सामने आएगा। लेकिन मालवीय साहब, एक बात ये भी है ना कि आप खुद ही कह रहे थे कि इतना समय कांग्रेस को लगता था, बीजेपी को तो नहीं लगता था, पर अब कांग्रेस के कुछ लोग आने से क्या बीजेपी को भी उतना ही वक्त लग रहा है? नहीं, ये कारण नहीं है, ये केवल कयास है, ये केवल एक तरह की व्याख्या है। ये कारण नहीं है कि कांग्रेस के लोग, अभी तो वो विधायक भी नहीं है, इसलिए उनका कोई दबाव हो ये भी उचित नहीं है। ये ठीक है कि प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन कुछ जो लोग विधायक नहीं है उनको आपने चेहरों को शामिल किया ना। सिंघार साहब कुछ कहना चाहते हैं? सिंघार साहब। पुनीत जी, मेरा ये कहना है कि 3 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल ही बना, लेकिन आप पूरे प्रशासनिक आपने सर्जरी कर दी, कलेक्टर से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर एसपी सब हटा दिए, सब आपने पूरा कर रहे हैं। तो आपको मंत्रिमंडल भी जनता के लिए बनाना, तो आप कलेक्टर एसपी हटा सकते हो, लेकिन मंत्री नहीं बना सकते हो। दूसरी बात, अनुभव की बात ये बात कर रहे हैं, तो पंडित आपके गोपाल भार्गव जी इतने बड़े जो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनको नहीं लिया। तो ये सामने इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं भाजपा तय नहीं कर पा रही किसको लेना किसको नहीं लेना। और एक बात और भी है सिंघार साहब, आपसे पूछता हूँ, क्या लगता है आपको अब की बार तय हो कहाँ से रहा है? बहुत सारी चीजें बीजेपी में भी नई दिखाई पड़ रही है। विपक्ष के नाते आपने भी बीजेपी देखी, उनकी कार्यशैली देखी, उनकी सरकार 15 साल देखी, आपको लगता क्या है किस तरीके से अब की बार निर्णय की पद्धति बदली है? अब प्रदेश से कहीं ज्यादा दिल्ली से सब चीजें सेट हो रही हैं, सिंधिया कैंप के जाने के बाद में वहां से भी चीजें सेट हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन तो वहां भी जमाना है ना। बिल्कुल पुनीत जी, बिल्कुल जो दिल्ली से तय हो रहा, अमित शाह मोदी जी वहां से तय कर रहे, शिवराज सिंह जी तो सिर्फ उस पर आगे चिड़िया बिठा रहे, इन लोगों के हाथ पे नहीं है। तो ये तो दिल्ली चला रही है मध्य प्रदेश को। प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए भाजपा दिल्ली से चल रही है, ना कि भोपाल से चल रही है। चलिए, मालवीय साहब उत्तर देंगे इस बात का? हाँ, बिल्कुल। मेरे मित्र भाई उमंग सिंघार जी कांग्रेस के अनुभव को बीजेपी पे लाद रहे हैं। भाई यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवार की पार्टी नहीं है और एक व्यवस्था से चलती है। आप अपनी पार्टी की ओर देखिए कि वहाँ केवल राहुल गांधी जी तय करते हैं, केवल सोनिया गांधी जी तय करती है, और इवन आपके तो मुख्यमंत्री केवल सोनिया गांधी जी और लेकिन आप कुछ चीजें बदल गई ना मालवीय जी, मैं दोहराता हूँ, माफ कीजिएगा आपको थोड़ा टोक रहा हूँ, तय नहीं किया तो अब तो कुछ चीजें आपकी पार्टी में भी बदल गई ना। पहले सर्वे के बाद टिकट होते थे, अब तो पहले टिकट हो गए। आपके कार्यकर्ता कहते रह गए कि किसकी रिपोर्ट क्या है, लेकिन ये बात लोग जमीन पर तैयारी करने लग गए। आने वाला जो गुट है कांग्रेस से, उसके लोगों को एडजस्ट करते करते आपके सारे लोग और सर्वे और पुरानी पद्धतियां कुछ तो बदलनी पड़ी हैं। प्रैक्टिकल ये तो तय है ना कि कुछ तो बदला है आपकी पार्टी में भी।
देखिए, समय परिवर्तनशील है, राजनीति कोई स्थिर चीज नहीं होती है, हमेशा उसकी गति रहती है और गति हमें एक जैसी नहीं होती, गति में जिगजैग तो होता ही है। और इसलिए कहना कि साहब अब नया होगा, हर क्षण नया है दुनिया में, आने वाला कोई एक क्षण दो जैसे दो क्षण। पुनीत जी, सर्वे संगठन सब साइड में गए, आरएसएस साइड में गई, अब तो गुटबाजी नेताओं के हिसाब से तय हो रही भाजपा के अंदर क्या करना है, ये तय हो रहा है। अब ये परंपरा चालू हो गई और मालवीय जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि समय के साथ परंपराएं बदली, तो मान ले, हम भी मान लेते अब कि आपके भाजपा में गुटबाजी आ गई है, अब संगठन नहीं रहा। देखिए, आप बहुत प्रसन्न मत होइए, वो आप कितना ही कुछ हो जाए, हम कांग्रेस जैसे नहीं हो सकते। और आपकी जिस तरह की एक मैं तो आपकी बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपने कहा कि व्यवस्थाएं बदल गई है, तो मैंने वही बात कही। होने वाला है आपकी व्यवस्था, आपने जो बात कही उसी बात को दोहराया मैंने। हाँ, मैंने मेरी बात तो करी नहीं कुछ। हाँ, ना संगठन व्यवस्था चलाता है और कलेक्टिव लीडरशिप है, सब मिलकर के निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ गुटबंदी जैसी कोई बात नहीं है, हम सिद्धांतों के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए कोई ऐसा भाव नहीं है। केवल आपका सोच है जिसे आप आरोपित करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आपका जो सोचने का तरीका वही है, ऐसी कोई गुटबंदी हमारे यहाँ नहीं। चलिए, लेकिन सोचने का तरीका जिनका कांग्रेसी था, अब कई कांग्रेसी के साथी हैं साहब, और आप जब सोच की बात करते हैं तो सोच एकदम से बदलती क्या है, बात प्रैक्टिकली आप भी जानते हैं। मालवीय जी, छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद भट्ट साहब से पूछूंगा इस पूरे प्रकरण में इस समय प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा और क्या उसके लिए ज्यादा उचित होगा, तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर जो उपचुनाव है उसके नतीजों के बाद तक का इंतजार। मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार कई बार बातें, कई दफा तारीख, कई दफा हलचल, लेकिन हर बार इंतजार लंबा खिंचता है, बात या तारीख जो है आगे के लिए टल जाती है। आखिर क्या दबाव है, क्या दिक्कत है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं चैतन्य भट्ट साहब। अब तो ये कहा जाने लगा कि अब जब इतना वक्त बीत चुका है तो फिर अब इतनी जल्दबाजी किस बात की, उपचुनाव तक इंतजार कर लें ताकि पता चल जाए कौन चेहरे चुनकर आ रहे हैं और उस आधार पर चुने। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उसके पहले भी एक दबाव है और उसके पहले ही पूरा करना है। क्या ज्यादा सटीक और सही बात आपको लगती, किस तरह का दबाव है ये? नहीं, देखिए पुनीत जी, ये जो आपने एक फिल्म देखी होगी दामिनी जी, जिसमें दामिनी का जो वकील होता है तारीख पर वो बार बार अदालत में यही कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है और लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा। ठीक वो स्थिति आप देख ले कि शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल को लेके है। हर विधायक इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसको मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें ये किन प्रकार वो भी स्थान पा सके, लेकिन समन्वय और सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। इसी के कारण इतनी देर हो रही है। आप देखिए कि शिवराज सिंह जी ने मार्च 24 को 23 या 24 मार्च को शपथ ली थी, मतलब उनको शपथ ली हुए 3 महीना हो गया और आपके जो 5 मंत्री बने थे उनको भी लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। किसी भी सरकार में इतना लंबा वक्त अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा तो ये निश्चित तौर पे मान के चलिए आप कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, जो सिंधिया कैंप के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें चुनाव के पहले मंत्री बना दिया जाए ताकि हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं तो हम कुछ करवा सकें। मंत्री होने के बाद एक तामझाम रहता है, घोषणाएं कर सकता है आदमी, लेकिन स्थिति ये है कि अगर टोटल आपके 28 मंत्री बनना है जिसमें से 5 मंत्री आप बना चुके, अब 23 मंत्री और बनने हैं। 23 में से मान लीजिए 10 मंत्री सिंधिया कैंप के चले जाते हैं तो आपके पास 12 या 13 लोग बचते हैं, जबकि बीजेपी में कम से कम 25 से 30 ऐसे बड़े नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना उनकी हैसियत के हिसाब से भी है, उनकी वरिष्ठता के हिसाब से भी है और उनके अनुभव के हिसाब से भी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में किसको गले लगाया जाए और किसको छिटक दिया है, ये शिवराज सिंह जी के सामने बहुत बड़ी समस्या है, ये गले की फांस है। और यही कारण है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नहीं हो पा रहा है। हर बार चाहे वी.डी. शर्मा जी हों, चाहे दिग्विजय आपके शिवराज सिंह जी हों, चाहे कोई दूसरे बड़े नेता नरोत्तम मिश्रा जी, वो हर बार यही कहते हैं कि बस अब मंत्रिमंडल का गठन होना है। अभी बीच में 2 बार सुहास भगत जी से और वी.डी. शर्मा जी से मुख्यमंत्री की चर्चा भी हुई है, नाम भी फाइनल लगभग हो गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व से हमको इसकी स्वीकृति जब तक मिलेगी नहीं, जब तक हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकते। और ये बात सही भी है, लेकिन यहाँ पर कई तरह के दबाव हैं। संघ का दबाव अलग है, संगठन का दबाव अलग है, शिवराज सिंह की अपनी पसंद अलग है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके कारण भी मुझे लगता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हमेशा टलता जा रहा है। जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि
चुनाव के बाद क्यों नहीं मंत्रिमंडल हो, तो मुझे लगता है कि चुनाव का भी कोई तारीख तो निश्चित हुई नहीं, और इतने लंबे समय तक इंतजार मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो विधायक है या नेता है वो कर पाएगा। ये बात जरूर है कि उनको ये लगता है कि चुनाव में भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें ताकि वो अपनी एक स्थायी सरकार दे सके। क्या ये सही है कि अगर विस्तार किया तो मुश्किल की स्थिति है, क्योंकि अगर आप किसी विधायक को मंत्री नहीं, हाँ नहीं, निश्चित तौर पे देखिए ये बात आप भले ही बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को ना माने, लेकिन अंदर खाने में निश्चित तौर पे गुदबुहाट है। और वो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और उसमें से ऐसे वरिष्ठ नेताओं को नहीं लिया जाता, जैसा कि बताया जा रहा है कि कुछ नए चेहरे लिए जाएंगे, वरिष्ठों को किनारे कर दिया जाएगा। अकेले महाकौशल की आप बात कर लें कि महाकौशल में 8-10 लोग ऐसे हैं जो मंत्री बनने की हैसियत रखते हैं, चाहे वो अजय विष्णु हो, जबलपुर से मान लें, आपको मालवा भी देखना है, आपको निमाड़ भी देखना है, आपको मध्य भारत देखना है, आपको विंध्य देखना है, आपको महाकौशल देखना है, आपको बुंदेलखंड देखना है। तो ये सारे लोग जो हैं, इनमें सब में बड़े बड़े चेहरे हैं जो लंबे समय तक मंत्री रहेंगे। उनमें से आप किसी व्यक्ति को अगर नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं असंतोष तो है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आप मंत्री बनाओगे, और जो बरसों से दरी फट्टा उठा रहे हैं और मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के साथ के सेवा में लगे हुए हैं बरसों से, उनको अगर आप मंत्री नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं तो निश्चित तौर पर असंतोष की भावना, और बहुत से लोग तो खुल के अपना असंतोष कर भी चुके हैं, चाहे वो दीपक जोशी हो, चाहे चिंतामणि मालवीय जी, आप जो उमंग सिंगार साहब जैसे अपनी पार्टी में एकदम खुलकर बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, ऐसे ही आप भी खुलकर अब इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि साहब अब यहाँ पर भी कुछ ध्रुव बन चुके हैं, हर पार्टी में होते हैं, लेकिन कुछ पोल हैं, संगठन है, संघ है, संगठन के भीतर के कुछ लोगों के साथ साथ खुद अपनी चॉइस है, जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार साहब भी करें। और अब आप माने ना माने, लेकिन दिल्ली में भी 2 पोल हैं, एक आपका केंद्रीय नेतृत्व है, सिंधिया जी भी हैं, किसी न किसी करार के हिसाब से आए होंगे। जाहिर तौर पर इसको स्वीकार कर लें कि ये दिक्कत है और इसमें टाइम लग रहा है, और अब की बार ऐसा कुछ है जो पहले कभी नहीं रहा। देखिए, मैं खुल करके ही बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है मुझे वही तो बोलना होगा। ये जो आप जितने कयास लगा रहे हैं, जितने अनुमान कर रहे हैं, ये आपकी धारणाएं हैं, और ये जमीन पर दिख रहा है मालवीय साहब, ये कयास नहीं है, ये जमीन पर दिखता है। आपके वरिष्ठ नेता खुलकर ये बातें कर रहे हैं, क्या विरोध करेंगे? नई बात है, कोई लेना देना नहीं है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार स्मूथ काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, विकास कर रही है, और जो भी चुनौती है उससे निपटने का काम कर रही है। साथ में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, सरकार गिनाने में 15 दिन लगा है और मंत्रिमंडल 100 दिन हो गए। उमंग भाई, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि करीब जो पूरा समय कोरोना जैसी जो पेंडेमिक थी उसमें लड़ने में चला गया। आप चाहते थे कि उस समय लॉकडाउन में मंत्रिमंडल बना दिया जाए। अरे भाई, जब सबको बंद रहने का कहा है तो मंत्रिमंडल कैसे बन जाएगा? अब चूंकि पेंडेमिक का थोड़ा शमन हुआ है, थोड़ा महामारी शमन हुई है, ऐसी स्थिति में अब मंत्रिमंडल की सूद ली गई है, और स्वाभाविक रूप से ज्यादा तेजी से काम करती सरकार, मंत्री बन जाते तो कोरोना में। हाँ, ये अगर और ज्यादा शिवराज सिंह के हाथ होते मंत्री के रूप में तो और ज्यादा आप अच्छी तरह कोरोना में काम कर सकते थे। आपकी सलाह ठीक है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। हमने बहुत अच्छे से और बहुत क्षमता के साथ, प्रशासनिक दक्षता के साथ इस बीमारी से निपटने का काम किया। बता दीजिए इस बीमारी से मंत्रिमंडल कब बन रहा है, तारीख बता दीजिए। नहीं, ये जो है भविष्यवक्ता कि कब हो रहा है ये बता दे। 100 दिन से तो उमंग भाई, मैं प्रवक्ता हूँ, उमंग भाई मैं प्रवक्ता हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ। लेकिन अब जो स्थिति है मालवीय साहब, अब जो स्थिति है, शायद कोई भविष्यवक्ता ही बता देगा कि तारीख क्या होगी, क्योंकि प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति जो फैक्ट्स के आधार के ऊपर, परिस्थितियां जो सामने दिखती हैं उस आधार के ऊपर, जो हलचल दिखती है उस आधार के ऊपर फिगर आउट करता है, और वो यही करता है कि हर बार तारीख पे तारीख। लेकिन अब तक मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और कैसे एडजस्ट करेंगे सामने नहीं आता। फिलहाल ये बहस तो तब तक चलती रहने वाली है जब तक कि विस्तार की तारीख ना आ जाए और चेहरे सामने ना आए। एडजस्टमेंट करना पड़ रहा, दिक्कत हो रही है, बात तय दिख रही है, लेकिन ये भी सही है कि काफी हद तक मैनेज किया जा रहा। लेकिन क्या इसमें विस्फोटक हालात बनेंगे और कब वो होगा और किस तारीख को ये विस्तार सामने आता है, ये जरूर अब तक कोई भी व्यक्ति तय तौर पर बता नहीं पा रहा। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।